क्या टॉपिक अपना? अपना टॉपिक है बहुत प्यारा सा, जिसका नाम बच्चे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहां पे लगा लेना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सब लोग जानते हो, इसकी शुरुआत तो हम लोग कब से मानते हैं पता है आप सबको? सारी जानकारी यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है ना बच्चे, वो पता कहां से मानी जाती है? वो मानी जाती है जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ है। ठीक है, एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ है। लेकिन यहां पर मैं आपको जो बताने वाला हूं वो चीज बहुत अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल, एक तारीख थी, उस तारीख पे जरा आइए, 26 जुलाई 1876। 26 जुलाई 1876, नाम सुने ही होगे तारीख में, ये नाम तो सुने ही होगे, जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन घोष। आनंद मोहन घोष। तो आनंद मोहन घोष हो गए और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। इन दोनों लोगों ने मिलकर बच्चे 26 जुलाई 1876 को स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन एसोसिएशन, याद कर लेना, इंडियन एसोसिएशन, जिसको हम लोग भारत संघ भी कहते हैं। भारत संघ भी कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। ठीक, अब इसका गठन हुआ था। अब अगला पेपर में सवाल आता कि आखिरकार ये गठन बच्चे कहां हुआ था। तो यहीं पे याद कर लीजिएगा कि ये इंडियन एसोसिएशन का जो गठन हुआ था वो भारत के कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में इसका गठन किया गया था इंडियन एसोसिएशन का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन घोष के द्वारा। क्लियर है? चलो, इतनी बात समझ में आ गई है, शाबाश। उसके बाद एक प्रकार से यही एक ऐसी संस्था बनी थी, लेकिन इसके बाद बच्चे संस्था एक बनी जिसका नाम आप सब जानते हो, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम था इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगली संस्था बनी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको बता दूं बहुत जबरदस्त तरीके से। क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर गठन की बात करेंगे तो इसका गठन जो हुआ वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ। दूसरी बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, उनका नाम क्या था? उनका नाम था ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम। इनके द्वारा बच्चे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। क्लियर? चलिए, शुभम किंग जहानाबाद की धरती से नमस्कार। बिल्कुल बच्चे, उन्नाव की धरती से आपके नमस्कार को मैं स्वीकार करता हूं। क्लियर है? चलो, शाबाश, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। हाँ, शाबाश। एलन एक्टिवन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन किया गया था। अब मैं यहीं पे एक बात बताऊं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया तो भारत में उस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। बच्चे, किसका नाम था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय जो भारत के वायसराय थे उनको हम लोग कहते थे क्या? लॉर्ड डफरिन के नाम से जानते थे। ठीक, लॉर्ड डफरिन उस समय भारतीय वायसराय थे। क्लियर है? याद कर लेना। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हो गया एओयूम के द्वारा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होने लगे। अधिवेशन मतलब सम्मेलन, मीटिंग, कन्वेंशन अलग अलग शहरों में स्टार्ट हो गए। तो जब अलग अलग शहरों में कन्वेंशन स्टार्ट हो गए तो ये हुआ कि कहां पर बच्चे इसमें कोई ना कोई अध्यक्ष बनता था और मीटिंग होती थी, चर्चा होती थी कि भारत को कैसे आजादी दिलाई जाए, क्योंकि टॉपिक ही था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। क्लियर है? तो यहां पे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के बाद क्या होने लगे? अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, चलो अब यहां सुन लो,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होने लगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बात निकल के आती है, जो अधिवेशन हुए तो इनको आप ऐसे नोट डाउन करिएगा तो और अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। कैसे आपको आएगा तो मैं बता रहा हूं। पहला अधिवेशन यहां पे लिखिएगा पहला, और यहां लिखिएगा बंबई। जब यहां बंबई लिखोगे, तारीख लिखोगे, सन लिखोगे, 1885 में ही बच्चे पहला अधिवेशन यहां पर हो गया। यहां पे लगा देना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये मीटिंग, अधिवेशन, समिट, इन्हीं के बारे में यहां पे आपसे बात कर रहा हूं। ठीक, पहला बंबई 1885 में। और ये हुआ कहां तो इस जगह का नाम लिख लेना, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय। ठीक, और कहां पर बच्चे, बंबई में 1885। अब यहां पर अध्यक्ष कौन बने, सबसे बड़ी बात यह निकल गई। तो जो अध्यक्ष इस बैठक के, इस अधिवेशन के थे, उनका नाम था WC बनर्जी। और WC बनर्जी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्योमोच चंद बनर्जी। और यहां पर एक प्रकार से जो पहला अधिवेशन हुआ, तो पहले अधिवेशन में बच्चे, पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि थे तो लिख लेना, टोटल जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति गए इस अधिवेशन में कुल कितने गए, तो पहले अधिवेशन में कुल 72 लोग बच्चे बैठक में शामिल थे। कहां पर, बंबई में जो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। क्लियर है, तो यह बात आपको पता चल गई होगी। अब यहां पे बच्चे बात समझ लेना, दूसरी जो बैठक हुई वो दूसरी बैठक बच्चे इस साइड हुई है, इसके जस्ट अपोजिट इस साइड। और इस साइड का मतलब सेकंड वाली उसके जस्ट अगले साल का मतलब 1885 पहला है, 1886 बच्चे दूसरा है। क्लियर। और दूसरी वाली के टाइम पे बच्चे अध्यक्ष जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनका नाम था DB नैरोजी। और DB नैरोजी का आप अर्थ समझ लो, जान लो, क्या बोलते बच्चे, दादा भाई नैरोजी। क्लियर है, ये भी याद कर लेना। और दूसरे जो अधिवेशन हुआ बच्चे वो कहां पर हुआ, वो हुआ कलकत्ता में। दूसरा जो अधिवेशन हुआ वो कहां पे हुआ, कलकत्ता में। अध्यक्ष बने दादा भाई नैरोजी, याद कर लेना। दादा भाई नैरोजी के बारे में एक सवाल आता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते कौन, दादा भाई नैरोजी जाने जाते। और दादा भाई नैरोजी जो धर्म मानते थे ना, वो पारसी धर्म के थे। कौन से धर्म के थे, पारसी धर्म थे। तो बच्चे पारसी धर्म की वजह से यहां पे सवाल आता है, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो याद कर लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष जो थे उनका नाम था दादा भाई नैरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, याद कर लेना। और अगर तुमसे कहा जाए भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी सबसे पहले, तो दादा भाई नैरोजी। ये भी पॉइंट लिख लेना, भारत में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति, गणना करने वाले पहले व्यक्ति, क्या नाम बच्चे, तो दादा भाई नैरोजी। इन्होंने 1867 और 68 के बीच में बताया था कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है, पर कैपिटल इनकम है, वो 20 रुपीज है, 20 रुपए इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की बच्चे बात बताई थी। क्लियर है, याद कर लीजिएगा। बहुत प्यारे प्यारे सवाल आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये हो गए 2 अधिवेशन। जब तीसरे अधिवेशन की तरफ हम लोग पहुंचते हैं तो बच्चे तीसरा अधिवेशन यहां नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ तीसरा अधिवेशन बच्चे ये हुआ था मद्रास में। और सन इसके जस्ट अलग, 85, 86 और यहां पे 87, 1887 तीसरा अधिवेशन हुआ था। और तीसरे अधिवेशन में जो अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था, बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी याद कर लेना, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे बच्चे वो तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। किसकी अध्यक्षता की थी बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। क्लियर है, ये भी याद कर लेना। अगर आपसे कहा जाए
अब भाई साहब धर्म से ही लग रहे हैं मुस्लिम, तो इसलिए पेपर में सवाल आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बच्चे, जिनको हम लोग कहते हैं क्या, बदरुद्दीन तैयब जी। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 में। क्लियर हो गई बात? चल बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ रही है, शाबाश। अब सुन लो, जो अगली बैठक आती है वो कहां पर आती है बच्चे? वो होती है यहां पर उत्तर प्रदेश के पास, चौथी बैठक, और सन इसके जस्ट बाद, मतलब 1888। और 1888 जो हुई है आज के टाइम पे अगर बोलेंगे तो प्रयागराज, और पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूंगा तो इलाहाबाद, कुछ भी आप कह सकते हो। क्लियर? और यहां पे जो अध्यक्षता हुई थी वो की थी अध्यक्ष, जिनका नाम था जॉर्ज यूल। क्या नाम था? जॉर्ज यूल बच्चे अध्यक्ष थे चौथे अधिवेशन की। क्लियर है? यूपीपीएससी कह रहे हैं सर आपकी क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता, तो क्या करें बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बच्चे जॉर्ज यूल ने। नाम से क्लियर है कि बच्चे ये विदेशी है, तो इसलिए पेपर में सवाल आता, पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भाई साहब विदेशी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे बच्चे? जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल थे। और इस जो चौथी बैठक हुई थी, इस बैठक में बच्चे कुल प्रतिनिधि कितने थे? कुल प्रतिनिधि कितने लोगों ने भाग लिया था इस मीटिंग में? तो लिख लेना, टोटल भाग लिया था 12 बरचौक 48, टोटल व्यक्तियों ने भाग लिया था 1248 लोगों ने। दो जगह के हमने बताया है, कौन कौन से? एक पहले वाले में टोटल कितने कैंडिडेट शामिल थे? 72, और एक चौथे वाले में 1248। आशा करते हैं आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या करें बंटी यादव, नोटिफिकेशन नहीं आता। अब ये तो भाई साहब यूट्यूब वालों तो हमारे रिश्तेदार होते तो मैं डलवा देता, है ना। चल बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो बच्चे आप सब इसका क्या कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार कमेंट करके बता दो। सब लोग एक बार वीडियो को लाइक करके बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ आप सब। ठीक है, जल्दी से बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया पूरा। और देखो यार, मैं कोई यहां पे थ्योरी लिख के नहीं आया हूं यार, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब है मैं थ्योरी लिखने नहीं आया हूं, यहां पे मेरा कॉन्सेप्ट है एक एक चार्ट वाइज आप जीके जीएस की पूरी प्रिपरेशन अच्छे से करो। ठीक है, अच्छा गोल्डन बॉय कह रहे हैं नाइस राइटिंग सर, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। देखो यार 4 दिन तो सिंपल सी बात है, त्योहार था और त्योहार की वजह से क्लास मैं नहीं ले पाया। ठीक है, हाँ 7 बजे ही आते हैं बच्चे, राजा जी बिहार वाले 7 बजे ही मैं आता हूं। ठीक है, आज लेट हो गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया, यस गुरुजी बिल्कुल। तो सभी लोग बच्चे वीडियो को लाइक तो कर दो, शेयर कर दो। गगन साग की मैं डेली आता हूं, आपको नहीं पता है क्या? डेली आता हूं बच्चे। चलिए हाँ, इसमें रिपीट करने वाला कुछ ऐसा सीन ही नहीं है मेरे लाल, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है जो रिपीट किया जाए। शाबाश, चल क्लियर हो गई बात। हाँ रिवाइज हो रही है, मेरे मजा आ रहा है, सब बस अभी नहीं आ रहा है तो मैं परेशान था। अच्छा आप आ नहीं रहते? हाँ। अरे जितने लोग समझ में आए तो लाइक तो कर दो, शेयर तो कर दो बच्चे, है कि नहीं? लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलो नेक्स्ट, अब बच्चे यहां पर जब हम लोग लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई हम लेकर नहीं आए, ये राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट है बच्चे। किसका पार्ट है? राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट है। तो इसके अंतर्गत हम यहां पर आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसी मैराथन मैं लूंगा, एक मैराथन लूंगा जिसमें एक साथ मैं ये
कुछ प्लान कर रहा हूं जिसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा फुल टू कंप्लीट 12 घंटे में कराऊं, फुल टू फुल कंप्लीट 10 से 12 घंटे में कंप्लीट कराऊं, और पूरे यूट्यूब में पता लगे कि यार वास्तव में एक गजब की मैराथन आई है जिसको पूरा पूरा मजे से तुम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, हाँ, बहुत जल्द उस मैराथन की तारीख मैं घोषित करता हूं। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना होइए। और मॉडर्न इतिहास का एक ऐसा टॉपिक होगा ये जो भाई साहब सबके दिलो दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, शाबाश। चल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अब यहाँ पे कुछ ऐसे बिंदु हैं, यहाँ पे लिख लेना, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, किसके बारे में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं तथ्यों में जाऊं तो सबको पता होना चाहिए बच्चे कि एक अधिवेशन हुआ था, देखो एक यहां पे अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में एक अधिवेशन, कलकत्ता जगह है, और ये अधिवेशन हुआ था 1896 में। कब? 1896 में। अध्यक्ष जो थे, जिनका नाम था रहीमतुल्ला शयानी, रहीमतुल्ला शयानी, ये बच्चे एक प्रकार से अध्यक्ष थे 1896 में। अब क्योंकि सीरियल वाइज तो बस 4 ही थे शुरू से, तो 4 हमने बता दिया आपको। ठीक है, हाँ, रहीमतुल्ला शयानी 1896 में अधिवेशन हुआ था ये। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है 1896 वाले में, तो लिख लेना, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। मतलब ऐसा अधिवेशन जहां पे फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय गीत गाया गया। कहां पर? 1896 में, रहीमतुल्ला शयानी की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय गीत के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसको क्या बोलते हैं? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो बच्चे, वो राष्ट्रीय गीत कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम। वंदे मातरम की अगर मैं बात करूं कि लेखक कौन है, तो आपको याद कर लेना है, वंदे मातरम जो रचित है, किसके द्वारा रचित किया गया, रचना की गई, तो उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को लिखा था, जो भारत का नेशनल सॉन्ग है। वो पहली बार जो गाया गया, वो कहां पे गाया गया बच्चे? वो याद कर लेना, कहां पे? कलकत्ता में 1896 में। अब मैं यहीं पे बात करूंगा, कलकत्ता के ऊपर एक सन और लगाऊंगा मैं, 1911। और 1911 में बच्चे जो अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उनका नाम था पंडित बिशन नारायण दत्त। और पंडित बिशन नारायण दत्त ने बच्चे इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1911 में। यहां पे क्या इंपॉर्टेंस हुआ था बच्चे? इंपॉर्टेंस हुआ था, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। और मेरे लाल सबको पता है, राष्ट्रगान जन गण मन को हम लोग कहते हैं, याद कर लेना। और बहुत अच्छे से याद कर लेना, जिसके रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है। क्लियर है? ये भी आपको पता चल गया। दो उधर से तो आप कलकत्ता से इतनी चीज तो सीख ही गए हो। कलकत्ता में 2 अधिवेशन हमने इंपॉर्टेंट बताया आपको, अब बता ले जाओगे। इधर आ जाओ मेरे लाल। जब इधर की बात आएगी तो यहां पर एक गुजरात में पड़ेगा, जिसको कहते हैं सूरत। क्या पड़ेगा? सूरत। सूरत अधिवेशन पड़ेगा, और वर्ष होगा 1907। 1907 वर्ष होगा, सूरत अधिवेशन होगा, सूरत में हो रहा होगा। और यहां के जो अध्यक्षता कर रहे होंगे, उनका नाम होगा रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। क्लियर है? याद कर लेना। हुआ क्या था? इंपॉर्टेंट चीज, मेन लाइमलाइट यहां पे क्या थी? तो इंपॉर्टेंट चीज ये थी, 2 गुट हुआ करते थे इतिहास में, एक गरम दल, एक नरम दल। तो नरम दल वो होता था जो अहिंसा पे विश्वास रखता था, गरम दल वो होता था जो हिंसा पे विश्वास रखता था। तो हुआ क्या था
कि दोनों लोगों के बीच में मतभेद हो गया। तो 1907 का जो अधिवेशन था, रास बिहारी बोस यहां की अध्यक्षता कर रहे थे, सूरत अधिवेशन। यहां पर क्या हुआ, लिख लेना, गरम दल एवं नरम दल, गरम दल व नरम दल अलग हो गए। तो गरम दल व नरम दल जो अलग हो गए वो कहां पे हुए बच्चे, तो आप सब बता सकते हो, 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। यहां पे यूपी पड़ेगा और यूपी में एक वर्ष आएगा 1916। 1916 जो आएगा बच्चे, 1916 यह अधिवेशन हुआ था कहां पर, लखनऊ। जो लखनऊ में हुआ ये वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद कर लेना, लखनऊ में उस समय अध्यक्षता कर रहे थे जिनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। अब तुम कहोगे सर इसको आप क्यों लेकर आए, इसलिए मैं लेकर आया इंपॉर्टेंट तथ्य में, 1907 में गरम दल व नरम दल अलग अलग हो गए थे, क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, बहुत अच्छे से याद कर लेना, गरम दल प्लस गरम नरम दल, इसका मतलब है नरम दल व गरम दल पुनः बच्चे क्या हो गए, एक हो गए, पुनः एक हो गए। कहां पर, तो याद कर लेना बहुत अच्छे से, जबरदस्त तरीके से, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में गरम दल व नरम दल एक हो गए। तो अलग किस अधिवेशन में हुए, 1907 सूरत अधिवेशन, गरम दल व नरम दल अलग हो गए, और 1916 गरम दल व नरम दल एक हो गए। तब यहां पे हमने शब्द क्या, यहां पे साइन किसका लगाया, प्लस का लगा दिया, आराम से इसको आप बता सकते हो। अब रही बात ये कलकत्ता का, कलकत्ता का अधिवेशन, तारीख लगा लेना 1900, अधिवेशन 1917, वर्ष वही है, सेम कलकत्ता है, और यहां पे लिख लेना एनी बेसेंट। एनी बेसेंट मैंने क्यों लिख दिया, तो ध्यान दीजिएगा, 1917 एनी बेसेंट, नाम से महिला है और रियलिटी में भी महिला है। तो कहने का मतलब है एनी बेसेंट जो 1917 कलकत्ता अधिवेशन में पढ़ लिए। तो बच्चे एनी बेसेंट का याद कर लेना, बहुत अच्छा प्यारा सवाल आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तुमसे अगर कहा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो उनका नाम है एनी बेसेंट। कब बनी, 1917 में। कहां पर बच्चे, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता मीटिंग हुआ था। ठीक, मेरी क्लास शाम 7 बजे से बच्चे चलती है। फिर बच्चे बहुत अच्छे ध्यान दीजिएगा, 1917 हो गया। इसी तरह यहां पर एक वर्ष आएगा 1925, और ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, और यहां पे उत्तर प्रदेश में इस बार जो शहर होगा उसका नाम होगा कानपुर। और कानपुर का सबसे प्यारा सा सवाल आपको देखने को मिलेगा, यहां पर जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, वो की थी सरोजनी नायडू ने। किसने की, सरोजनी नायडू ने। तो सरोजनी नायडू ने 1925 कानपुर की अध्यक्षता की थी। और इनका प्यारा सा सवाल यह आता बच्चे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो जब फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर का अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। क्लियर है, याद कर लीजिएगा। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है। ठीक, अब यहां पर बच्चे एक 1924 वर्ष लिख लीजिएगा और जगह का नाम लिख लीजिएगा बेलगांव। बेलगांव के बारे में आपको बता दूं, ये पड़ता है बच्चे कहां पे, केटी। केटी मतलब कर्नाटका। यहां पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब यहां के जो अध्यक्ष थे ना वो और कोई नहीं थे, राष्ट्रपिता बापू खुद थे, जिनका नाम है महात्मा गांधी। तो पेपर में सवाल आता है कौन सा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जहां के अध्यक्ष भाई साहब महात्मा गांधी खुद थे। तो 1924 बेलगांव कर्नाटक। तो आप यहां पे लिख सकते हो एकमात्र अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता, की अध्यक्षता, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता कौन बच्चे, महात्मा गांधी। कब, 1924 में। कहां पे, बेलगांव कर्नाटका। ठीक, तो आराम से देखो कितने प्यारे से हमने बोर्ड को सजा दिया है।
कितने प्यार से हमने बोर्ड को सजा दिया है। तो अब तुम बता सकते हो क्या मेरे पास कोई पीपीटी थी, क्या मेरे पास कुछ था? नहीं था ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई पीपीटी मेरे पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही तरीका है लिख के पढ़ाने का। अगर आपको जीके हमसे समझ में आती है तो आप लिख के पढ़ते रहिए, बहुत मजा आएगा। और इतना मजा इसमें आता है ना, लिख के भाई साहब याद बहुत जल्दी होता है, जबरदस्त। ठीक है, 1929 लाहौर अधिवेशन, बिल्कुल पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। ठीक है, चलो एक बार कमेंट करके प्लीज आप सब मुझे बताओ कि आपको ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद मैं क्लास को आगे कंटिन्यू बढ़ाऊं, जल्दी से प्लीज 1 कमेंट मुझे चाहिए फटाफट। तो इतनी बात क्लियर हो गई, आप खुद देख सकते हो कितने प्यार से आप सारी चीजें समझ रहे हो। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हमने यहाँ पे क्या टॉपिक लिखा था, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अभी तथ्य तो बहुत सारे हैं समझने के लिए, जानने के लिए, लेकिन उसके अलावा भी भाई साहब बहुत अच्छी चीजें हो सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सर आपके पास कलम था, बिल्कुल कलम से सजाई गई चीजें। ठीक है, हाँ, कलम के बिना ये चीजें संभव नहीं थी, बिल्कुल शाबाश। हाँ, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे थे, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। यही बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बयान, एक प्रकार से कथन कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे थे, हर लोगों को एक प्रकार से बड़े बड़े पद चाहिए थे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया। हाँ, फटाक से अच्छा आप स्क्रीनशॉट आप ले लो। पितामह बच्चे उन्हीं को बोलते हैं जो एक प्रकार से कौन है? चलिए बहुत बढ़िया, साइड तो हो तो गए, ले लो स्क्रीनशॉट मेरे लाल, किसने मना किया? हाँ फटाक से ले लो। हो जाए तो बता दो फटाफट, फिर आगे बढ़े हम लोग। चल बहुत बढ़िया। हाँ, हर एक एग्जाम में बच्चे क्लास है। छुटकी कह रहे हैं सर एक बात बोलूं प्लीज, बच्चे 2 बातें बोल लो। 2 बातें आप बोल सकते हो, एक बात बोलने की क्या आवश्यकता? वो आएगा जो वास्तव में अपने आप में बच्चे ब्रांड होगा जीके का। ठीक है, हाँ चलो फिर यहाँ पे अब बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस। अब यहाँ पे लगा दो बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, अगला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटना महत्वपूर्ण में क्या है? बंगाल विभाजन। सुने हो बहुत अच्छे से, नहीं सुने हो कोई बात नहीं, आज पूरा सुन भी लोगे, जान भी लोगे क्या है बंगाल विभाजन के बारे में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सुन लो, पहली बात तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई वो की गई 20 जुलाई 1905। ठीक, 20 जुलाई 1905। आखिरकार बंगाल विभाजन किया क्यों गया, तो ये भी मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से। हाँ अच्छा, तो बच्चे बंगाल विभाजन बारे में बता दूं। इस समय जो गवर्नर जनरल थे बंगाल विभाजन के टाइम पे, जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। ठीक,
अब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करने की घोषणा करने का निर्णय क्यों लिया? इसलिए लिया, इन्होंने देखा कि भारत देश में लोगों के अंदर देशभक्ति का एक प्रकार से प्रेम दिलों में बहुत तगड़ा उमड़ रहा है। मतलब इतना ज्यादा देशभक्ति का प्रेम उमड़ रहा है लोगों के दिलों में। तो कर्जन ने सोचा कि अगर बंगाल को हम दो भागों में बांट दें, बंगाल को अगर हम दो भागों में बांट दें तो पूरा का पूरा प्रेम भाई साहब धरा का धरा रह जाएगा और लोगों में फूट भी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात सोची कर्जन ने। अब कर्जन ने किया क्या? कहा कि बंगाल का हम विभाजन कर देंगे, दो भागों में बांट देंगे। दो भाग कौन कौन से बच्चे? एक ये सोचे कि हम बंगाल को दो भागों में बांटेंगे, एक हो जाएगा पूर्वी बंगाल और जो दूसरा हो जाएगा उसका नाम होगा पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, बंगाल को दो भागों में बांटने का निर्णय ले लिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अब जब लॉर्ड कर्जन ने दो भागों में बांटने का निर्णय ले लिया तो पूर्वी बंगाल के अंतर्गत क्या क्या रखे गए? तो इन्होंने सोचा आसाम, ढाका, क्योंकि तब ऐसा पाकिस्तान भी अपना था, तो बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा, तो वो भी आए। ठीक है, आसाम, ढाका, चटगांव, ठीक, ये सारे, इन सारे क्षेत्र को किस में रखने का निर्णय लिया इन्होंने? पूर्वी बंगाल में। और पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत किसको रखने का निर्णय लिया? बिहार, उड़ीसा और स्वयं बच्चे बंगाल वाले क्षेत्र को। किसमें? पश्चिम बंगाल में, जो भारत वाले क्षेत्र का था। तो दो भागों में निर्णय किया इनको बांटने का, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने सिर्फ और सिर्फ बंगाल को बांटने का निर्णय सिर्फ इसी बेस पे लिया था कि देश में भारतीयों में देश प्रेम, राष्ट्रीय भक्ति हद से ज्यादा उमड़ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा बंटवारा कर दें, जिससे बच्चे एक प्रकार से एक क्या कह सकते हो कि थोड़ा सा लोगों में देशभक्ति कम हो जाए। और सबसे खास बात, उस समय जब बंगाल विभाजन किया जा रहा था तो बंगाल की उस समय जो पॉपुलेशन की अगर बात करें संपूर्ण बंगाल की, तो बंगाल की पॉपुलेशन बच्चे उस समय जनसंख्या थी 7 करोड़ 8 लाख। तो 7 करोड़ 8 लाख पॉपुलेशन की, कहां की? बच्चे बंगाल की। तो बंगाल की जनसंख्या 7 करोड़ 8 लाख के समथिंग थी। तो इन्होंने सोचा कि लोग एक प्रकार से बट जाएंगे थोड़ा सा और हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, हम इतना इन भारतीयों का झंझट नहीं झेल पाएंगे। और इन्होंने मेन तो देशभक्ति तोड़ना था, लेकिन लोगों के सामने जवाब देना था। तो लोगों के सामने इन्होंने जवाब दिया कर्जन ने कि बंगाल बहुत बड़ा हो गया है, बंगाल में लोग बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए बंगाल को अगर हम बांट दें तो प्रशासन भी अच्छे से हो सकता है और लोगों को सुविधा भी अच्छे से मिल सकती है। ठीक, तो ये बात कर्जन ने एक प्रकार से परोक्ष रूप से बताई, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने रखी, जिससे लोग भड़के ना, क्लियर है? अब बच्चे बंगाल विभाजन करने का निर्णय तो हो गया। इसी बीच भाई साहब भारतीय रुष्ट हो गए। तो एक तारीख थी, वो तारीख थी 7 अगस्त 1905। जगह थी टाउन हॉल। और टाउन हॉल कहां पड़ेगा बच्चे? कलकत्ता में। कलकत्ता के टाउन हॉल में बच्चे मीटिंग हुई, भारतीयों के द्वारा एक प्रकार से बैठक बुलाई गई, सभा की गई और यहां पर कहा गया कि हम लोग बंगाल को बंटने नहीं देंगे, क्योंकि इनका टारगेट था कि हिंदुओं को अलग कर दो, मुस्लिमों को अलग कर दो। क्योंकि अब जब यहाँ टाउन हॉल में सभा हुई तो इन लोगों ने कहा कि हम बंगाल को बंटने नहीं देंगे। तो कहने का मतलब यहीं पे ये निकला कि इन लोगों ने कहा कि हम बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे। अगर कर्जन साहब ऐसा कर रहे हैं तो हम बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे, उनको बताएंगे कि अभी हम लोग बटे हुए नहीं है कि तुम बांट दोगे तो हम बट जाएंगे। तो जब विरोध करेंगे तो विरोध किस माध्यम से दर्शाएंगे? तो 7 अगस्त 1905 को इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि हम लोग एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिस आंदोलन का नाम होगा स्वदेशी आंदोलन। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि स्वदेशी आंदोलन किस का परिणाम है? तो स्वदेशी आंदोलन जो परिणाम है बच्चे, वो किसका परिणाम है? बंगाल विभाजन का उपज है।
बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ उसको कहते हैं बच्चे क्या, स्वदेशी आंदोलन। इसमें कहा गया कि जितना भी ब्रिटिश माल होगा उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे और अपने अपने जो देश का बना बनाया माल होगा उसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, अंग्रेजों को पता चलेगा कि हमारे सामान न लेने से कितना उनके व्यापार पे फर्क पड़ रहा है। ये सारी रणनीति भारतीयों ने बनाई, जिसके कारण बच्चे स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल एक प्रकार से इसको चलाया गया। ठीक, अब क्या हुआ, इसका प्रभाव करजन पे ज्यादा पड़ा नहीं। फिर क्या हुआ, एक तो सवाल आता है ये कब बंगाल विभाजन का घोषणा हुई। अब एक सवाल यह आता है कि बंगाल विभाजन बच्चे प्रभावी कब से हुआ। प्रभावी का मतलब इफेक्टिव। ठीक, इफेक्टिव कब से हुआ, तो इफेक्टिव याद कर लेना 16 अक्टूबर 1905। तो 16 अक्टूबर 1905 से मेरे लाल क्या हुआ, एक प्रकार से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन बच्चे क्या हो गया, प्रभावी हो गया। तो दोनों तारीखें अलग हैं। बंगाल विभाजन करने का निर्णय घोषणा कब की गई, 20 जुलाई 1905 को। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब चला, 7 अगस्त 1905 को। और प्रभावी कब से हुआ बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 1905 को। इतनी बात आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ। अब बंगाल के लोगों ने 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया। तो राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल के लोगों ने बच्चे कब मनाया, तो याद कर लेना 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस। ठीक, तो ये इस तरह लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करवाई। तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया, 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर को प्रभावी था, उस दिन से एक प्रकार से लागू हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब है इस प्रकार। और अगर तुमसे कहा जाए बंगाल विभाजन का सबसे ज्यादा प्रबल विरोध जो करने वाले भारतीय थे, क्रांतिकारी थे, तो बंगाल विभाजन का सबसे प्रबल विरोध बच्चे दर्ज किया, वो किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सबसे जबरदस्त तरीके से बंगाल विभाजन का विरोध किया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह भी कहा था, क्या कहा था बच्चे, कि एक प्रकार से बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र के समान है। वज्र का मतलब समझते हो, इंद्र देवता वाला वज्र। तो बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र के समान है। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के बारे में कहा था। तो ये पूरी कहानी थी बंगाल विभाजन का, तो आप आराम से कह सकते हो। ठीक, हाँ। और गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक घाव के समान है ना, जो बंगाल विभाजन का घाव है वो नमक की समान है। ठीक, तो आशा करते बंगाल विभाजन भी आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो को फटाफट तरीके से सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो धमाकेदार तरीके से। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ाना है आप सबको। ये मान लीजिएगा पूरा का पूरा हमें आप सबको क्या कंप्लीट कराना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और मेरा प्रयास ये कह रहा है कि हम एक पूरी संपूर्ण वीडियो बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से, जैसे हमने 12 घंटे का आपका मैराथन कराया है, किसका आप सबको याद है ना, 12 घंटे का जैसे हमने मैराथन आपको कराया, किसका, लूसेंट का इतिहास वाला कराया है। उसी प्रकार हमारा एक प्रयास है कि हम आपको एक पूरा राष्ट्रीय आंदोलन का एक बेहतरीन मैराथन का वीडियो कराते जबरदस्त तरीके से। ठीक, जिसमें आप सबकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत जरूरी होगी। उस मैराथन क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, प्यार करना। ठीक, हाँ। आरओ की जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे पूरी क्लास से प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। और बहुत जल्द फिनिक्स एकेडमी आप सबको आरओ की बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला है। चलिए, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर आपकी क्लास का टाइमिंग मैं बता दूं। टाइमिंग आप लिख लो बच्चे, शाम 7 बजे, शाम 7 बजे। अपनी ये जो क्लास है जीके जीएस की, वो डेली शाम 7 बजे आपको शाम 7 बजे जुड़ना है। और जीके जीएस में 4 चांद आपको लगाने हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर, सभी लोगों के कमेंट है कि सर बिल्कुल जरूर करवा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब बच्चे यहां पर एक बहुत प्यारा सा मैं आपको सवाल पूछ लेता हूं। आज का सवाल यह है, मुस्लिम लीग
का गठन कब हुआ? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर